हेलो एवरीवन, आई होप एवरीथिंग इज़ ऑल राइट। ये मेरे फिज़िकल केमिस्ट्री डिस्कशन की पार्ट 2 है, मतलब सेकेंड क्लास है। हाउ टू क्रैक नीट इन 60 डेज़ इसका थर्ड क्लास है। ओके, तो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, मैंने पहले वीडियो पे मैंने डिस्कस किया था नीट पेपर 2090 का फिज़िकल केमिस्ट्री का पेपर। ओके, एंड उसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। अब बाकी के जो क्वेश्चंस थे फिज़िकल केमिस्ट्री में जो आया था वो मैं अभी डिस्कस करूँगी। पेपर डिस्कशन का मतलब होता है कि उसको एनालिसिस करना, मतलब ठीक तरीके से उसको समझना कि किसकी कौन सा चैप्टर इसमें इम्पॉर्टेंट है, ज़्यादातर क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं, और एक है चैप्टर और एक है लेवल। ठीक है, यहाँ पे है मतलब कि क्वेश्चन का लेवल क्या है, बहुत ज़्यादा हार्ड है कि बहुत ज़्यादा इजी है, क्या है क्वेश्चन का लेवल, ये हमें जानना है। ओके, सो लेट्स बिगिन। ये सारे क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, ये वाला। ओके ओके, तो ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज़ फॉर एन आइडियल सोल्यूशन द करेक्ट ऑप्शन इज़। अगर सोल्यूशन आइडियल है तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? डेल्टा वी मिक्स इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये वाला ऑप्शन बिल्कुल नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी की किताब में बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से लिखा हुआ कि फॉर एन आइडियल सोल्यूशन डेल्टा वी मिक्सचर मस्ट बी ज़ीरो एंड डेल्टा मिक्स एच यानी कि एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग विल बी ज़ीरो। सो ऑप्शन नंबर ए कैंसिल आउट हो गया। अब देखिए सी ज़ीरो, नो मिक्सिंग की जी कभी भी ज़ीरो नहीं होगा, कैंसिल आउट हो गया। डी डेल्टा एस मिक्स कर रहा है, डेल्टा एस हमेशा इंक्रीज करेगा, तो ये भी ज़ीरो हो गया। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया बी। तो इससे हमें पता क्या चला, लेवल तो देख ही सकते हैं कि बहुत ही इजी सा एक लेवल है, और बहुत ही आसान तरीके से कोई अगर स्टूडेंट अपने एनसीईआरटी का बुक, जो कि क्लास बुक है, उसको अगर अच्छी तरीके से पढ़ ले तो नीट क्रैक करना इतना ज़्यादा भी मुश्किल नहीं है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये देखें यहाँ पे क्या बोला हुआ है, यहाँ पे बोला गया है कि इफ़ द रेट कांस्टेंट फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज के, द टाइम टी रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ 99% ऑफ द रिएक्शन इज गिवन बाय। तो ऑर्डर क्या है? ऑर्डर है 1, फर्स्ट ऑर्डर है, रेट कांस्टेंट है के, टाइम है टी जिसको हमें डिटरमाइन करना है, फॉर कंप्लीशन ऑफ 99% ऑफ द रिएक्शन। ओके, तो इसको हम करते हैं। कैसे करना है देखिए, अभी फर्स्ट ऑर्डर के लिए आपको पता है कि एक एक ऑर्डर के लिए, या यहाँ पे हो गया फर्स्ट, यहाँ पे हो गया सेकंड, ज़ीरो हो गया, हर एक ऑर्डर की जो रेट लॉज होते हैं वो डिफरेंट तरीके का होता है, और आपको ज़ीरो से लेकर के सेकंड तक, यानी कि सेकंड ऑर्डर तक सारे रेट लॉ एकदम से रट लेना है, एकदम से रट लेना है। मतलब अभी आप अगर सोचेंगे कि एग्ज़ाम हॉल में बैठ के हम ये सोचते रहेंगे कि क्या था सेकंड ऑर्डर का, फर्स्ट ऑर्डर का, तो नहीं होगा। आपको ज़ीरो से लेकर 2 यानी कि बस 3 रेट लॉज आपको यहाँ पे बिल्कुल ठीक तरीके से पढ़ लेना है। ओके, अब देखिए ये एग्ज़ाम जो क्वेश्चन है ये हम कैसे करेंगे, इसका ऑर्डर दिया हुआ है फर्स्ट, मतलब कि जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस की रेट लॉ है वो हम यहाँ पे उसका फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। उसका फॉर्मूला क्या है, के इक्वल्स टू 2.303 डिवाइडेड बाई टी इंटू लॉग R0 डिवाइडेड बाई RT। अब देखिए आप सभी को पता है, आपका आप तो सारे बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, आपको ये आसान सा फॉर्मूला पता ही है। के का मतलब क्या है, रेट कांस्टेंट। ओके, टी क्या है, टाइम, जिस टाइम पे वो 99% रिएक्शन कंप्लीट हो गया। R0 है कि इनिशियल रिएक्टेंट कंसेंट्रेशन, और टी है आफ्टर टाइम टी रिएक्शन की कंसेंट्रेशन क्या है, मतलब क्या रिएक्शन की कंसेंट्रेशन तभी है
जो हो चुका है कंप्लीट वो नहीं लेना है, जो अभी नहीं हुआ है कंप्लीट उसको लेना है। तो ये हम कैसे करेंगे देखिए, आप ज़रा इसको इरेज कर देती हूँ। ओके, आपको ये बस ढूंढना है कि वैल्यू क्या दिया हुआ है। अब देखिए वहाँ पे कहा गया है कि रेट कांस्टेंट को के ही ले लीजिए, 2.303 ले लीजिए इसका वैल्यू। अब देखिए के इधर और टी को इधर हम कर लेते हैं क्योंकि टी हमें डिटरमाइन करना है, ठीक है। दिस इज टी एंड इसको ले लेते हैं के। अब लॉग क्या था, परसेंटेज पे दिया हुआ है, तो इनिशियल कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, क्योंकि परसेंटेज का कंप्लीट कंसंट्रेशन क्या होता है, 100 होता है, 100 से ज़्यादा कभी नहीं होता, ठीक है। ये हो गया 100। आरटी क्या हो जाएगा, कहा गया कि 99% कंप्लीट हो चुका है, कंप्लीशन ऑफ 99%। अभी 99% अगर कंप्लीट हो चुका है तो रिएक्शन मीडियम पे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन अब क्या होगा, अब हो जाएगा 100 माइनस 99 यानी कि 1 हो जाएगा, ठीक है। एक आसान सा ये यहाँ पे सवाल दिया हुआ है, मैं ये डिलीट कर देती हूँ ये वाला। अब देखिए इसको कैसे कैलकुलेट करें, ये अब कौन रोक सकता है हमको, एकदम इजी बन गया अभी, ठीक है। अब ले लेती हूँ मैं ये, तो अभी 2.303 बाई के। अब लॉग जो है वैल्यू 100 की, लॉग की वैल्यू आपको सीखना है यहाँ पे। लॉग 100 मतलब होता है लॉग 10 स्क्वायर। अब 10 की जो भी पावर है वो कहाँ आ जाएगा, लॉग की सामने आ जाता है 2, ठीक है। और लॉग 10 की वैल्यू होता है 1, यानी कि लॉग 100 की वैल्यू हो जाएगा 2। ओके, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 2.303 इंटू 2, तभी आ जाएगा। 2.303 का मतलब होता है 6064 की, ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब देख लेती हूँ कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, देखिए बी वाला ये करेक्ट आंसर हो गया। अब लेवल देख लीजिए, बिल्कुल एकदम आसान सा सवाल है, मतलब देखो और फटाक से कर दो, ठीक है। आप देख सकते हैं कि डॉक्टर बनना आज के डेट में बहुत ज़्यादा आसान है, बस आपको थोड़ी सी कंसंट्रेट करके पढ़ना है बस। अब देखिए ये सवाल क्या है, कहा गया कि फॉर द केमिकल रिएक्शन N2+3H2 इक्वल्स टू 2NH3, मतलब कि 1 amount of nitrogen is treated with 3 amount of hydrogen gives 2 amount of ammonia। अब कहा गया है कि इसका करेक्ट ऑप्शन बताओ। अब रेट लॉ की इक्वेशन, फिर से केमिकल काइनेटिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक चैप्टर है, 2-3 सवाल अब तक आ चुका है, ठीक है। आगे आएगा कि नहीं ये हमें देखना होगा। अब क्या होता है, देखिए रिएक्टेंट में जो आ जाता है, रिएक्टेंट की जो कंसेंट्रेशन है और विथ टाइम इसकी जो डिक्रीज़ होगा, ठीक है, मतलब कि जितना ज़्यादा समय जाएगा रिएक्शन की, इसी कंसेंट्रेशन क्या हो जाएगा, घट जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, तभी इसका एक माइनस आ जाता है, डिक्रीज होता है इसीलिए। तो DN2 dt ये हो जाएगा उसका डिक्रीज ऑफ नाइट्रोजन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। दिस विल बी इक्वल्स टू व्हाट, माइनस D ऑफ H2 इंटू dt पर, यहाँ पे क्या, यहाँ पे स्टोइशियोमेट्री है 3, तो ये स्टोइशियोमेट्री से डिवाइड हो जाता है, 1/3 हो जाएगा, ठीक है। अब ये किस इक्वल हो जाएगा, 1/2 इंटू DNH3 डिवाइडेड बाई dt, ये इससे इक्वल है, ठीक है। मतलब कि मेरा कहने का मतलब यही है कि D ऑफ N2 बाई dt, ठीक है, N2 का कंसंट्रेशन नेगेटिव में इज इक्वल्स टू -1/3 D ऑफ H2 का कंसंट्रेशन बाई dt, दिस इज इक्वल्स टू 1/2 D ऑफ NH3 का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई T। अब इसमें कोई नेगेटिव नहीं होगा क्योंकि ये प्रोडक्ट कंसंट्रेशन है और विथ टाइम प्रोडक्ट क्या होता है, इंक्रीज करता है, ठीक है। ओके, तब देख सकते हैं कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। ए वाला ऑप्शन तो नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि अगर ये 2 है मतलब इधर 1/2 होगा,
तो ए वाला ऑप्शन गलत है। अब देख लीजिए ये बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। अगर H2 यहाँ पे नहीं लिया गया, बस N2 और NH3 का कंपेरिजन हुआ है, तो हाफ ऑफ NH3 का कंसेंट्रेशन विद डिक्रीज इन इंक्रीज इन NH3 का कंसेंट्रेशन डिवाइडेड बाय dt, दिस इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ dN2 बाई dt। ठीक है, ये भी नहीं होगा, एक उल्टा आ रहा है, 1/2 इधर आ गया, 1/3 आ रहा है, तो ये गलत ऑप्शन है, डी भी गलत है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट वन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ओके, इन विच केस चेंज इन एंट्रोपी इज नेगेटिव। देखिए एंट्रोपी का मतलब होता है रैंडमनेस ऑफ द सिस्टम, मतलब जो सिस्टम ज़्यादा डिसऑर्डर्ड है, ठीक है, वो सिस्टम का एंट्रोपी ज़्यादा है। अब हमें ढूंढना है कि डिसऑर्डर्ड सिस्टम कौन सा है। एक्सपेंशन मतलब डिसऑर्डर्ड सिस्टम हो जाएगा तो एंट्रोपी हो जाएगा पॉजिटिव, पर यहाँ पे ढूंढना है नेगेटिव, मतलब डिसऑर्डर्ड से अगर जो ऑर्डर्ड सिस्टम में आएगा वो हो जाएगा हमारा आंसर। पहला देख लीजिए, कह रहा है कि एक्सपांशन ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, मतलब गैस इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, एक्सपैंड कर रहा है, मतलब ये और भी ज़्यादा डिसऑर्डर्ड हो रहा है, बढ़ रहा है, उसका वॉल्यूम बढ़ रहा है, ठीक है, तो ये नहीं होगा, इसका डेल एस वैल्यू एंट्रोपी वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगा। सब्लिमेशन ऑफ सॉलिड टू गैस, मतलब सॉलिड वो एक ऑर्डर्ड सिस्टम होता है, वो गैस हो रहा है, मतलब वो ज़्यादा डिसऑर्डर्ड हो रहे हैं, उसका रैंडमनेस बढ़ रहा है, क्योंकि गैस जो होता है वो ज़्यादा मूव करता है, ठीक है, हमको सबको पता है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन गैस में बहुत कम होता है सॉलिड से, तो ये वाला भी पॉजिटिव डेल्टा एस देगा। और एवापोरेशन ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, एवापोरेशन ऑफ वाटर हो जाएगा फिर से पॉजिटिव एंट्रोपी वैल्यू, क्योंकि एवापोरेट कर रहा है मतलब लिक्विड से जा रहा है गैसियस स्टेट पर, तो गैसियस स्टेट ऑब्वियसली अगेन लिक्विड से भी ज़्यादा रैंडम है, तो ये भी पॉजिटिव डेल्टा एस वैल्यू देगा। अब सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे 2 हाइड्रोजन के एटम है, मतलब 2 था एटम, ठीक है, ये हो रहा है क्या, 1 मॉलिक्यूल हो रहा है, मतलब 2 एटम था तो उसमें रैंडमनेस ज़्यादा था क्योंकि 2 एटम था। अब यहाँ पे हो गया है 1 मॉलिक्यूल, हो गया है मॉलिक्यूल कितना 1, तो रैंडमनेस घट गया है और दोनों का फेज भी गैस है, इसलिए सी हो जाएगा आंसर। ओके, अब देखिए मैं ये वाला क्वेश्चन के लिए एक और वीडियो बना दूंगी, वरना बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है मेरा वीडियो। ऑफ कोर्स आप इस टॉपिक में से जितने भी क्वेश्चन मैंने बताया इस सारे चैप्टर पढ़ लीजिए और अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए, बिल्कुल, मतलब MCQ का पता ही है, MCQ में जो होता है बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से बारीकी के साथ पढ़ना पड़ता है। और अगर मेरे इस वीडियो को अच्छा लगा है और अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन है तो मुझे ज़रूर लिखिए, अपना सब्जेक्ट लाइन यूज़ कीजिए, नीट फिज़िकल केमिस्ट्री, नीट इन 60 डेज़ फिज़िकल केमिस्ट्री पार्ट 2, और मुझे लिख कर बताइए कि क्या दिक्कत है। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब कीजिए।